तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और जोहार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 12th की परीक्षा देने के बाद CUET के लिए अप्लाई किया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जिन्होंने भी अपना डोमेन सब्जेक्ट फ़िज़िक्स रखा है उनके लिए ये 10 क्वेश्चंस हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि CUET में पूछे जाने वाले हैं। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन है। मैं इस तरह के वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँगा और इसको अंत तक देखें और CUET को पास करने का या क्वालिफाई करने का अपना सपना पूरा करें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस QA और QB, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। लोकेटेड एट पॉइंट्स A, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0 0 -15 सेंटीमीटर, B जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखें कि डायग्राम कैसे बनेगा, है ना। ये रहा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये रहा z एक्सिस। तो z प्राइम लिख रहा हूँ इसको। अब इसी z एक्सिस पर, z प्राइम एक्सिस पर जो 2 पॉइंट्स है जहाँ चार्जेस अवेलेबल हैं वो पॉइंट्स हैं, मैं लिख रहा हूँ उसे, जैसे B पॉइंट यहाँ पर होगा क्योंकि +15 सेंटीमीटर 0 के ऊपर आएगा और दूसरा है -15 सेंटीमीटर जो कि 0 के नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट A को लोकेट कर रहा हूँ नीचे, 0 से नीचे, और ऊपर में पॉइंट B रहेगा। इन दोनों प्लेसेस पर हमारे पास चार्जेस हैं QA और QB। अब हमें फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए एक्चुअली फार्मूला जो होता है P डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है Q इंटू 2L, जहाँ पे Q है दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2L है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, 0 से A तक 15 सेंटीमीटर है और 0 से B तक 15 सेंटीमीटर है, मतलब कुल मिलाकर के कितना हो गया, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो 2L जो कंसिडर करना है हमें वो 30 सेंटीमीटर कंसिडर करना है। तो P बराबर आप लिखेंगे Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, और उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 2L, दैट मीन्स 30 इंटू 10⁻⁻²। ये जो 10⁻⁻² मैंने लिया है वो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। अब इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद मैं रिजल्ट को डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो है आपका 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है V, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो आपको बहुत अच्छे से एक फार्मूला पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। E बराबर होता है V/R या dV/dr, -dV/dr लिखते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा V/E। V के लिए आप लिखिए 10 डिवाइडेड बाई E के लिए आप लिखेंगे 20, और इन दोनों को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है रो रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू होता है RA/L, RA/L, है ना। तो R A के प्लेस पे आप लिख सकते हैं πr² और डिवाइडेड बाय हो जाएगा स्मॉल l। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो R कितना है, R दिया हुआ है 2, पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14
3.14 r square, that means 0.2 जैसे डायमीटर 0.4 मिलीमीटर था तो उसका हाफ कर दिया 0.2 मिलीमीटर, ये इसका रेडियस हो गया। लेकिन मिलीमीटर है तो उसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय लेंथ जो कि 10 मीटर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलेगा मैं वो लिख दे रहा हूँ, 2.513 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर जो कि रेजिस्टिविटी है। और ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर ए टाइटली वुंड 100 टर्न coil of radius 10 cm carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर, या कॉइल कह सकते हो, जो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं μ0Ni डिवाइडेड बाय 2r। ये फार्मूला यूटिलाइज होगा यहाँ पर। तो μ0 के लिए आप लिखते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 100 है और I 1 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू r। r का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे मीटर में बदलने के लिए, जो कि फाइनली आएगा 10⁻⁻1। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 रह जाएगा और फाइनली जब पाई का वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेटाइज्ड निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द निडल? तो सबसे पहले जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द निडल होगा, टॉर्क टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं m इंटू बी इंटू साइन थीटा, m इंटू बी इंटू साइन थीटा, जहाँ पे स्मॉल m जो है मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, b है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा आप जान रहे हो जो एंगल गिवन है। तो m का वैल्यू क्वेश्चन में से पुट करेंगे, दैट मीन्स 4.8 इंटू 10⁻⁻2 और b के लिए आप लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 और साइन थीटा के प्लेस पे पुट कर देंगे 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2 रखते हुए जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल perpendicular to the plane is varying according to the relation phi, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है 5t³ + 4t² + 2t - 5 वेबर। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t = 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, जो कि मिलेगा हमें d∅/dt करने पर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 5 3 जा 15 t² प्लस 4 2 जा 8t एंड प्लस 2। तो अब हमें ईएमएफ फाइंड करना है 2 सेकेंड पर।
2 सेकेंड पर ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं। तो ईएमएफ फाइंड करते हैं 2 सेकेंड पर। 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 एंड प्लस 2, तो फाइनली आपको मिल जाएगा ईएमएफ 78 वोल्ट। रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम। तो यहाँ से हमें करंट मिल जाएगा I इक्वल टू E अपॉन R। E का वैल्यू है 78 और R का वैल्यू है 5। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको मिलेगा 15.6 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द सर्किट इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे L इक्वल टू, जो कि इंडक्टेंस है 25 मिली हेनरी, और यहाँ पे इसको हेनरी में कन्वर्ट कर दोगे पहले, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए आप फार्मूला जो लिखेंगे XL, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू L। वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू पाई के प्लेस पे 3.14 इंटू एफ के प्लेस पे 50, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और L के प्लेस पे 25 इंटू 10 टू द पावर -3। और इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 7.85 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का कहना है, अरेंज द फॉलोइंग EM वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेनिट्रेटिंग पावर, है ना। आपको UV रेडिएशन दिया हुआ, माइक्रोवेव्स दिया हुआ, गामा रेज दिया हुआ, तो इन सब का जो पेनिट्रेशन पावर है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो गामा रेज होती हैं, गामा रेज की पहले जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो होती है 10 टू द पावर 18 से लेके 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज तक, ठीक है। यूवी रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 10 टू द पावर 16 से लेकर 10 टू द पावर 17 हर्ट्ज तक। और जो माइक्रोवेव्स की होती है, माइक्रोवेव्स की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज से 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में गामा रेज है, देन उसके बाद यूवी रेज, और देन उसके बाद माइक्रोवेव्स। तो इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पहले गामा रेज, देन उसके बाद यूवी रेज, देन उसके बाद माइक्रोवेव्स, है ना। तो ये इस तरीके का जो पैटर्न है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, है ना। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, यस ऑफ कोर्स। दूसरा, इट हैज़ ए फाइनाइट स्पीड, हाँ होता है फाइनाइट स्पीड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मोर प्रिसाइजली बोले तो 2.9979 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इट रिक्वायर्स ए मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, नो ये सही नहीं है, मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। सो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी, यस ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो है लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता हो, वो बिना किसी मटेरियल मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए डायोड, है ना। आपको मालूम होगा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मिलाने से पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, और इन दोनों की जो बाउंड्री होती है वहाँ पर एक होता है डिप्लीशन लेयर, जहाँ पर
पी टाइप से होल्स का और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं और पी टाइप से होल्स जो होते हैं वो एन टाइप की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, और इस तरीके से वहाँ दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने से एक टेम्पररी बॉन्ड बन जाता है। अब आइए ऑप्शंस पे आते हैं। देयर द मोबाइल चार्जेस एग्जिस्ट, तो मोबाइल चार्ज मतलब मूवमेंट करने वाले चार्जेस एग्जिस्ट रहते हैं डिप्लीशन लेयर रीजन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उन दोनों के बीच एक तरह की बॉन्डिंग, टेम्पररी बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। बाद बाकी के ऑप्शंस को एक बार हालांकि देख लेंगे। इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल, यस, इस रीजन में जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये रीजन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, जैसा कि मैंने अभी बताया रिकॉम्बिनेशन होता है, तो हाँ होता है, और नॉन ऑफ दीज, तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कि वहाँ पे मोबाइल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसी तरीके से आप फिर से इस पूरे लेक्चर्स को देखें, और जहाँ कहीं भी आपको फॉर्मूला में डाउट होता हो आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएं और उस फॉर्मूला को देखें कि कहाँ से वो फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर और भी काम करें, दैट मीन्स उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बनाएं। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।